आपका अध्याय नंबर 4 यह वाला है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। यदि आप अपने कक्षा सहपाठियों से उनकी पसंद के रंगों के बारे में पूछेंगे तो आपको रंगों की एक सूची प्राप्त हो जाएगी। यह सूची आंकड़ों का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से यदि आप अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का वजन नापेंगे तो आपको भार के मापकों का एक संग्रह प्राप्त हो जाएगा जो पुनः आंकड़े ही है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आंकड़े क्या होते हैं यह बताया गया है। आंकड़ों से यहाँ पर अर्थ है कि आप अपनी कक्षा में यदि सभी बच्चों से पूछे कि आपकी पसंद के रंग क्या क्या है तो आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं वे अपने पसंद के रंग बताएंगे। आप उनको कलेक्ट करेंगे और इसी कलेक्शन को हम कहते हैं यहाँ पर आंकड़े या फिर इंग्लिश में डाटा। इसी प्रकार से यदि आप मान लें कि आपने अपनी कक्षा में जितने बच्चे हैं उन सभी का वेट पूछा, वजन पूछा, भार पूछा तो आपको सभी का वजन अलग अलग प्राप्त होगा। अलग अलग सभी अपना वजन बताएंगे। कुछ बच्चों का वजन सेम भी हो सकता है तो उस वजन के उस भार के डाटा को हम कहेंगे आंकड़े। चलिए आगे देखते हैं। तथ्यों, संख्याओं, मापनों, प्रेक्षणों या वस्तुओं के अन्य विवरणों के संग्रह जो हमें उन वस्तुओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। तो आंकड़े किन्हें कहते हैं यह आंकड़े की डेफिनेशन है। और आंकड़े एक प्रकार की सूचना ही होती है। हम जिनके भी बारे में आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वह हो सकता है कोई वस्तु हो, आपकी कक्षा के बच्चे हो, तो जो भी आपके पास डाटा कलेक्शन होगा उन्हें हम कहेंगे आंकड़े। ठीक है। चलिए, हम सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। हम निरंतर अपने सम्मुख नई और रोचक विधियों से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को बड़ी मात्रा में देखते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ विधियों को जानेंगे जिनसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही हम यह भी ज्ञात करेंगे कि इनमें से कुछ विधियों का प्रयोग किस प्रकार आंकड़ों को सही रूप से प्रदर्शित करने, उनकी व्याख्या करने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी पॉइंट है। तो इस अध्याय में आप क्या देखने वाले हैं? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करने की कई विधियां हो सकती है। किन किन विधियों के द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है यह हम इसके अंदर जानेंगे। चलिए, इस आधार पर आपका है 4.1 आंकड़ों का संग्रहण और संगठन। नव्या और नरेश अपने अपने प्रिय खेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर नव्या है, यहाँ पर नरेश है। बड़े ही ध्यान से इन चीजों को देखिए और समझिए, तब जाकर आपको इस लेसन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नव्या क्या कहती है? क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। और यहाँ पर नरेश कहता है मैं क्रिकेट कभी कभी खेलता हूँ परंतु हॉकी वह खेल है जो मुझे पसंद है। तो नरेश को क्या पसंद है? हॉकी खेलना। और नव्या को क्या पसंद है? क्रिकेट खेलना। फिर नेक्स्ट ये कहती है मैं सोचती हूँ कि हमारी कक्षा में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। यह नव्या कह रही है कि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो क्लास है उसके अंदर सभी बच्चों को क्रिकेट पसंद होगा। तब नरेश कहता है जवाब में मैं निश्चित नहीं हूँ। यह कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूँ कि आप जो कह रहे हैं वह सही है। हम अपनी कक्षा में सबसे लोकप्रिय खेल के बारे में किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि कैसे पता करें कि पूरी क्लास में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। चलिए, इस विषय में क्या युक्ति सुझाते हैं देखते हैं। अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का पता लगाने के लिए नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए? यह क्वेश्चन आपके लिए है। क्या आप उनकी इस प्रकार से डाटा कलेक्शन में सहायता कर सकते हैं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, किस प्रकार से नव्या और नरेश अपने इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। नरेश और नव्या ने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर यह पूछने का निर्णय किया कि
उनका पसंदीदा खेल क्या है। फिर उन्होंने एक सूची तैयार की। तो मान लेते हैं कि कक्षा में 31 विद्यार्थी थे, 31 बच्चे थे, उनमें ये दोनों भी शामिल हैं। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों से एक एक करके अपने पसंदीदा खेल के बारे में जाना, बताने को कहा। तो ये बच्चों के नेम है यहाँ पर, महनूर, ठीक है, सिमरन, इस प्रकार से ये बच्चे हैं, लीला, कीरत, गुरमीत, अर्श, सराहा, इस प्रकार से बच्चे हैं। तो इन सभी बच्चों से पूछा कि अपने अपने पसंदीदा खेल के नाम बताइए। तो यहाँ पर मैंने आपको डाटा कलेक्ट करके दिखा दिया है कि जो भी बच्चे खेल के नाम बता रहे थे तो वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक ने कबड्डी बताया, एक ने हॉकी, एक ने कबड्डी, एक ने सतोलिया, फिर कबड्डी, फिर हॉकी, फिर क्रिकेट, फिर हॉकी, बैडमिंटन, इस प्रकार से सभी बच्चों की अपनी अपनी अलग अलग पसंद थी। तो क्रिकेट जो कबड्डी जो पसंद कर रहे थे बच्चे, उनकी संख्या यहाँ पर 6 है। हॉकी पसंद करने वाले बच्चों के नंबर है 8। इसके बाद क्रिकेट जो पसंद करते हैं उन बच्चों की संख्या है 6। वॉलीबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर 2 है। तो एक आप वॉलीबॉल कहाँ पर देख पा रहे हैं, वॉलीबॉल आपकी देखते हैं कहाँ पर है, सॉरी वॉलीबॉल नहीं है, ये बैडमिंटन है, बैडमिंटन पसंद करने वालों की संख्या 2 है। तो एक बैडमिंटन यहाँ पर, एक बैडमिंटन यहाँ पर। इसके बाद फुटबॉल पसंद करने वालों बच्चों की संख्या 4 है। और ये जो आपका एक खेल था सतोलिया, मैं नहीं जानता कि ये कौन सा खेल होता है, लेकिन ये सतोलिया खेल होता है, तो वह आपका 5 बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है। इन सभी का टोटल है आपका 31। चलिए, इसके आधार पर ये हुआ आपका डाटा का कलेक्शन। ठीक है, ये हुआ आपका प्राइमरी डाटा, पहले नंबर का वर्क। और इस डाटा को इस प्रकार से अरेंजमेंट आपने कर लिया, ये हुआ आपका सेकेंडरी वर्क। वह प्रसन्नता पूर्वक कहती है, मैंने आंकड़े संग्रहित कर लिए हैं, अब मैं सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बता सकती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय खेल इस कक्षा के अंदर कौन सा है? तो जी हाँ, सबसे अधिक बच्चे जिस खेल को पसंद करते हैं वही इस कक्षा का सबसे लोकप्रिय खेल कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हॉकी जो है 8 बच्चों के द्वारा खेली जाती है, या 8 बच्चे हॉकी खेल को पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हॉकी खेल जो है इस कक्षा में सबसे अधिक बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है। अन्य कुछ बच्चे उस सूची को देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को नहीं देख पा रहे हैं इस सूची से, हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यदि आप इस सूची को तैयार करेंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो सेकेंडरी वर्क आपको क्या करना है, इस सूची के आधार पर इस प्रकार से डाटा का कलेक्शन कर लेना है और उसे अरेंज कर लेना है। तो डाटा तो यह हो गया। इस डाटा का अरेंजमेंट कई मेथड में हो सकता है। यहाँ बच्चों की संख्या 31 है। यदि ये बच्चों की संख्या 31,000 होती तो क्या इसी प्रकार से हम लिखते? इसके कई तरीके हो सकते हैं डाटा को अरेंज करने के, इसे हम बोलेंगे मेथड या विधियाँ। ठीक है, सभी विधियाँ आपको इसी लेसन के अंदर कंप्लीट करवाई जाएगी। बड़े ही ध्यान से इन वीडियोस को देखते रहें। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और लेसन 3 को भी बहुत ही बेहतर तरीके से मेरे द्वारा एक्सप्लेन करवाया गया है। तो प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए पता लगाएं, ये आपके क्या है, क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना चाहिए। नंबर 1 में दिया गया है, नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो हॉकी सबसे लोकप्रिय खेल है, क्योंकि इसे सबसे अधिक बच्चों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। इस कारण से हम जो कह सकते हैं कि हॉकी इस कक्षा का सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है। ठीक है, सेकंड में आपका क्वेश्चन है, उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हॉकी सबसे लोकप्रिय खेल है, क्योंकि
कक्षा में 8 बच्चों के द्वारा या कह सकते हैं सबसे अधिक बच्चों के द्वारा हॉकी को पसंद किया जा रहा है। इस कारण से हॉकी सबसे लोकप्रिय कक्षा का खेल है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, अपने कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यह कार्य आपके क्लास के लिए है। आप अपनी क्लास के बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनको क्या क्या पसंद है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4, परी आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आईएमपी है, ध्यान से समझ लेना। यह एक कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है कि परी आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता होगी, उनके सम्मुख आपको इस प्रकार से टिक का निशान लगाना है। सिर्फ इतनी सी बात है। चलिए यहाँ पर जहाँ पर आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं हो, आपको इस प्रकार से क्रॉस लगाना है। ओके, अब यहाँ पर आपके ABCD करके दिए गए हैं क्वेश्चन। अब आप समझिए क्या है इसका मीनिंग ये है, ए वाले में उसके कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो कौन सा है। यदि आपको जानना है कि आपकी कक्षा का सबसे अधिक देखा जाने वाला टीवी शो कौन सा है, कितने अधिक बच्चे कौन सा टीवी शो देखते हैं, यह जानने के लिए आपको क्या करना होगा। यह जानने के लिए आपको टीवी शो से संबंधित आंकड़ों को कलेक्ट करना होगा। सभी बच्चों से पूछना होगा कि कौन कौन सा टीवी शो आप लोग देखते हैं। कुल मिला के यह कार्य करने के लिए, यह जानने के लिए आपको क्या करना होगा, डाटा का कलेक्शन करना होगा, आंकड़े जुटाना होंगे। अब बी वाला है, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी। तो भारत को आज़ादी कब मिली थी, 1947 में। यह क्या है, यह एक फिक्स डेट है। यह क्या एक फिक्स डेट है, आप इसमें कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो सही गलत हो सकता है, लेकिन इसका कलेक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप लगा देंगे क्रॉस। ओके, इसके बाद है, उसके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है। यह जानने के लिए आपको क्या करना होगा, यह जानने के लिए आपको इसका एक डाटा कलेक्ट करना होगा, सभी से पूछना होगा, देखना होगा, समझना होगा कि किस मोहल्ले किस बस्ती में कितना पानी वेस्टेज हो रहा है, किन किन घरों के द्वारा कितना पानी वेस्टेज किया जाता है। तो आपको यहाँ पर डाटा की आवश्यकता होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की राजधानी क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की जो राजधानी है वह दिल्ली है। तो यह एक फिक्स है, तो इसके लिए आपको डाटा कलेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। श्री नीलेश एक अध्यापक है। उन्होंने नववर्ष मनाने के लिए कक्षा में मिठाइयाँ लाने का निश्चय किया। पास की मिठाई की दुकान में जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी, रसगुल्ले उपलब्ध है। ये मैं नहीं जानता है कि गुजिया क्या है, हो सकता है मैंने इसे जाने अनजाने कभी खाया है। यदि आपने खाया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्या होती है। वे विद्यार्थियों की पसंद जानना चाहते हैं। उन्होंने बोर्ड पर मिठाइयों के नाम लिखे तथा प्रत्येक विद्यार्थी से अपनी अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मिलान चिन्ह, अब यहाँ पर एक वर्ड आपका नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, मिलान चिन्ह, जिसे हम कहते हैं टेली मार्क। इस प्रकार का इसका एक सिंबल होता है। ओके, इसे हम कहते हैं मिलान चिन्ह लगाया। जब गिनती 5 पर पहुंची तब उन्होंने पिछले 4 चिन्हों को तिरछी काटती हुई एक रेखा खींचकर इसे इस प्रकार से मिला दिया, अंकित कर दिया। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि जलेबी। अब जलेबी जो बच्चे पसंद कर रहे हैं उनको मिलान चिन्हों से वे इस प्रकार से लिखते गए। अब इसको लिखने का तरीका ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बच्चे से पूछा तो उसने जलेबी बताया तो इस प्रकार से लिख दिया। दूसरे बच्चे ने पूछा, दूसरे से गुलाब जामुन बताया, फिर एक ने जलेबी बताया, फिर एक ने गुजिया बताया, फिर एक ने जलेबी बताया, फिर एक ने बर्फी बताया, फिर एक ने जलेबी बताया, फिर एक ने रसगुल्ला बता दिया। अब एक ने और जलेबी बताया, तब इस प्रकार से इसे क्रॉस
कर दिया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा ये 5, कुल मिलाकर इस प्रकार से ये हो जाता आपका 5 का बंच तैयार। इसे हम मिलान चिन्ह कहते हैं। तो ये सारे मिलान चिन्ह हैं। मिलान चिन्ह से अर्थ है कि ये 5 का बंच आपका तैयार हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर फिर किसी ने बोला कि जलेबी, तो इस प्रकार से वो एक एक लाइन करते गए। अब इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट, हम इन लाइनों को इस प्रकार से भी लिख सकते थे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से भी आ सकती थी, लेकिन आपको इसको गिनने में असुविधा रहेगी। सुविधा कैसी रहेगी आपको गिनने में, 1 2 3 4 और ये 5, कुल मिलाकर ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक 5 का बंच है और ये एक अलग है। कुल मिलाकर इन दोनों को जोड़ने पर आपको 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन मिलान चिन्हों की आवश्यकता यहाँ पर लगती है। अब यहाँ पर हम इसे देखें तो 5 तो ये और 1 ये, कुल मिलाकर ये हो गया 6। इसके बाद 5 ये, 4 ये, 9। अब आप बताइए ये कितने हो गए, तो ये आपके हो गए 5 5 10 और 3 13। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर होते हैं आपके 3। यहाँ पर देखें तो 5 और 2 7, ये आपके 6, ये आपके 9। ठीक है, मैंने बिल्कुल यहाँ पर सही ऐड किया है या नहीं है, एक बार आप इनको मिलान जरूर कर लीजिएगा कि 6 और 9 के बाद ये 13 हो रहे हैं, ये 3 हो रहे हैं और ये 7 हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना है, आइए पता लगाएं। में मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने में श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए। कितने, अब प्रश्न यही था कि जो शिक्षक है वो कितनी मिठाइयाँ लेकर आए, किस बच्चे को क्या पसंद है, तो वो उनको उनकी पसंद की मिठाई खिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का डाटा कलेक्शन किया है। कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया है, देख लीजिए। जलेबी चयन करने वाले बच्चों की संख्या है यहाँ पर 6। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 बच्चों के द्वारा जलेबी का चयन किया गया है। फिर नेक्स्ट है बी वाला, बर्फी को खालिस्तान विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। तो बर्फी कितने बच्चों के द्वारा चुनी गई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बर्फी जो है 3 बच्चों के द्वारा चुनी गई। 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि बर्फी खाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना है, तो गुजिया को चुनने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर है 13 या 13। ठीक है, ये हो गए 13। नेक्स्ट है रसगुल्ले को कितने विद्यार्थियों के द्वारा चुना गया, तो 7 बच्चों के द्वारा रसगुल्लों को चुना गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन का चयन किया है, तो यहाँ पर गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 9। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। तो इस प्रकार से इसे आप फिल कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसे एंड कर देते हैं कंप्लीट। श्री नीलेश ने अपने एक कर्मचारी को सारणी में दिए गए विवरण अनुसार मिठाइयाँ खरीद कर लाने का अनुरोध किया। दी गई सारणी से उन्हें सही संख्या में मिठाइयाँ खरीदने में सहायता मिली। क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चों को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है, व्याख्या कीजिए। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो इसका क्या विकल्प है, तो बिल्कुल यह आपके लिए पर्याप्त है। यदि आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रत्येक बच्चे के नाम के साथ में आप उसको लिस्टेड भी कर सकते हैं कि किस बच्चे को कौन सी मिठाई पसंद है, इस टेबल की तरह। ये जो टेबल है इसमें यहाँ पर खेल दिखाए गए थे, इस टेबल को आप जो है मिठाइयों के रूप में भी बना सकते हैं और उसके बाद इस प्रकार से आप जो है इसे अरेंज कर सकते हैं। तो आपको कई वेरिएशन में इसे सोचना है, समझना है और सीखना है। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर आंकड़ों को संगठित ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक स्तंभ में प्रत्येक मिठाई का नाम लिख सकते हैं तथा अन्य स्तंभों में उन मिठाई को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं। इसके साथ ही मिलान चिन्हों का उपयोग भी हम कर सकते हैं। संख्या 6 9 इस प्रकार से चुनी गई मिठाइयाँ जलेबी, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह है जो कि एक बारम बढ़ता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर है सुश्री संध्या ने, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बनता है, स्टार्ट होता है। सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के विषय में
पूछा। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पर लिखा। क्या पूछा कि आपको क्या नंबर के जूते पैर के अंदर आते हैं। तो किसी ने 4 बताया, किसी ने 5, किसी ने 3। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चों से वे पूछते गए और इस प्रकार से अरेंज करते गए, लिखते गए। फिर उन्होंने क्या किया, इन आंकड़ों को, यह तो आपके फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या प्रोसेस की, सेकंड स्टेप में कि इन आंकड़ों को आपने असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में अरेंज कर लिया। आरोही क्रम से अर्थ है कि सबसे छोटी संख्या इन आंकड़ों की सबसे पहले, जैसे यहाँ पर 3 है, और भी देखें 3 है क्या, तो यहाँ पर एक और 3 है। इसके बाद देखें और 3 है क्या यहाँ पर, तो ये एक और 3 है। कुल मिलाकर इसे, इसे और इसे उठाकर यहाँ पर अरेंज कर लिया। इसके बाद क्या नंबर आता है नेक्स्ट, 4 नंबर। तो इस प्रकार से 4 नंबरों को यहाँ पर अरेंज कर लिया कि 4 कितनी बार आया, तो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम आपका जो है यहाँ पर 4 आया और 3 टाइम आपका 3 आया। इसके बाद 5 नंबर वालों को यहाँ पर अरेंज कर लिया। तो ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आपका 5 आया। इसके बाद 6 आपका यहाँ पर 4 बार आया और 7 आपका 1 बार आया। ठीक है, ये हो गया अरेंजमेंट। हमने इसका एनालिसिस भी कर लिया यहाँ पर डाटा का। अब इसके आधार पर क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि संध्या की आप सहायता करेंगे इन डाटा के आधार पर इन प्रश्नों को ढूंढने में। तो कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज क्या है, तो अधिकतम मैक्सिमम जो साइज है वह है 7 नंबर के जूते जो है सबसे अधिक साइज वाले बच्चों ने पहन रखे हैं। एक बच्चे ने पहने ये एक अलग बात है, लेकिन अधिकतम साइज इसका 7 है। 3 नंबर से स्टार्ट हुआ साइज और 7 नंबर तक गया, मतलब 8 नंबर का जो जूता है किसी के पैर में नहीं आता है। नेक्स्ट है कक्षा में जूतों का न्यूनतम साइज, तो यह है आपका 3। यह दिख रहा है कि 3 साइज से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सी वाला, कितने विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं। तो 5 साइज की जूते की जो है, तो 5 साइज के जूते पहनने वाले बच्चों की संख्या है 10। 10 बच्चे ऐसे हैं जो 5 साइज वाले जूते पहनते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बच्चे। कितने विद्यार्थी हैं जो 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 4 से बड़े साइज, मतलब 4 तक के तो बच्चे यहाँ पर हो गए, इससे बड़े साइज पहनने वाले ये सारे के सारे बच्चे हो जाएंगे। तो 10 1 4 1 1 1, तो कुल मिलाकर यह संख्या हो जाती है आपकी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई। तो आंकड़ों को जब हमने आरोही क्रम में अरेंज किया तो हमें जो है आंकड़ों से आसानी से जानकारी प्राप्त हो गई। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 3 नंबर। इस प्रकार से जो मैंने कहा वो आप इसमें लिख सकते हैं। क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियां भी है, तो हाँ, आंकड़ों को अरेंज करने की और भी कई विधियां हो सकती है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आपका एक पेड़ से संबंधित क्वेश्चन आया है। अब मैं इसे फटाफट आपके लिए कंप्लीट करवा देता हूं। तो यहाँ पर उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है कि कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो अपने आसपास वातावरण में देखते हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए इन पेड़ों को देखते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते हुए, तब प्राप्त हुए आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में भरिए। तो ये कार्य आपको करना है। पेड़ कौन कौन से हो सकते हैं जो अधिकतम देखे जाते हैं, तो पीपल, नीम, इसके बाद आप लिख सकते हैं आम को, इसके बाद लिख सकते हैं आप बबूल के पेड़ को। मान लेते हैं कि आप घर से निकले, आपको 2 पीपल दिखे, 20 नीम दिखे, 10 आम दिखे और 15 बबूल दिखे। तो इस प्रकार से आपने अब इस आधार पर इन क्वेश्चनों के आंसर आप लिख सकते हैं। कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला, तो अधिकतम संख्या में आपको क्या मिला, नीम मिला। कितना, 20। कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला, तो इसे आप लिख सकते हैं पीपल। क्या ऐसे 2 पेड़ पाए गए जिनकी संख्याएं समान थी, तो हम लिख सकते हैं नहीं, या हाँ भी हो सकता है।
तब जबकि आपके दो संख्याएं यहाँ पर समान हो। चलिए इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे भी हम कंप्लीट कर देते हैं कि यहाँ पर आप एक कोरा कागज लीजिए, उस पर समाचार पत्र में लिया हुआ कोई एक छोटा समाचार चिपकाइए, मतलब कोई एक पेपर की कटिंग आपको यहाँ पर चिपका देना है। प्रत्येक विद्यार्थी एक भिन्न लेख का उपयोग कर सकता है, आपको जो अच्छा लगे उस पेज से उस चीज को काट लीजिए। अब कागज पर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी तैयार कीजिए। प्रत्येक छोटे समाचार के शब्दों में अक्षर CEIRX की संख्याएं गिनिए। यदि आपके पास इंग्लिश का कोई पेपर आता है तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक कार्य करना है कि अपने इंग्लिश के किसी एक पेज का चयन कर लीजिए और उस पेज से आप डाटा का कलेक्शन कीजिए कि उस पेज के अंदर C कितनी बार आया, E कितनी बार आया, I कितनी बार आया, R कितनी बार आया और X कितनी बार आया। हम मान लेते हैं कि 20 बार आपका यहाँ पर C आया, 40 बार आपका यहाँ पर 40 बार E आया, I आपका यहाँ पर 55 बार आया। मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप जब गिनेंगे तो कुछ और ही नंबर यहाँ पर मिलेंगे। 10 बार आपका R आया और 2 बार हमारा X आया, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, इसके आधार पर सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर कौन सा है, तो सबसे अधिक बार I प्राप्त होता है। सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर, इसमें देखेंगे कि सबसे कम हमें X प्राप्त होता है। इन 5 अक्षरों CEIRX को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखकर सूची बनाइए। तो आपको बारंबारता बना लेना है। तो बारंबारता कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा कौन सा हो गया 20 हो गया, फिर इससे बड़ा 40 हो गया, इससे बड़ा आपका 55 हो जाता है। तो इस प्रकार से यह आपका असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम में जमा लीजिए। ठीक, इस प्रकार से यह आपके क्वेश्चन और भी दिए गए हैं, वह प्रक्रिया लिखिए जिसे आपने इस कार्य को पूरा करने के लिए अपनाया। तो हमने जो है इस प्रकार से डाटा का अरेंजमेंट किया, डाटा का अरेंजमेंट करने के बाद आरोही क्रम में इसे हमने लिख लिया। तो जो आपने किया वो सब यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा कीजिए। यदि आप यही कार्य एक अन्य समाचार के पत्र के साथ करते हैं तो क्या आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो सेम प्रक्रिया को ही अपनाएंगे। तो इस प्रकार से यह आपका 4.1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको 4.2 चित्रलेख को कंप्लीट करवाएंगे। आई होप कि यह आपका 4.1 पूरी तरह से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और साथियों और प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मैथमेटिक्स को गहराइयों से समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट और बेसिक को साथ में रखकर सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो बेहतर लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ये जो गुजरी और आपका यहाँ पर एक सतोलिया पिट्टू जिसे कहते हैं, यह खेल क्या होता है। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू वेरी मच।